पहले यहीं से शुरू किया जाए। FIR किसने किया है? नहीं, आप लोग देखे होंगे जो इसी जगह पर, इसी स्थल पर 48 घंटा भी नहीं हुई, हमने ये कहा था, दावा किया था, जो ढुल्लू महतो के साथ प्रिंस खान की साठगांठ है। और आप लोग जानते हैं जो स्कूल की दोस्ती और जेल की दोस्ती कभी नहीं छूटती है। हम लोग जो है ढुल्लू महतो और प्रिंस खान एक साथ जेल में 8 महीना था, तो स्वाभाविक बात है वो दोस्ती बहुत ही अटूट दोस्ती है जो आज भी वो निभाते आ रहे दोनों। तो जब ढुल्लू कुछ जवाब नहीं दे पा रहे चीज़ों का, तो उसने वो गालियाँ देने चालू किया, जैसे टकला, कछुआ, जिनका बेटा नहीं है उसको परिवार का दर्द नहीं होता है, या जब उससे भी नहीं सका, देखा जो इनको रोका नहीं जा सकेगा, तो उसने प्रिंस खान को आगे कर दिया। ये पहली घटना नहीं है। हमारे बीच में कृष्णा अग्रवाल जी है, उनको भी धमकी मिली थी जब उसका कैंडिडेचर का विरोध किए। रागिनी सिंह जी को भी धमकी मिली थी, सरजू राय जी को भी धमकी मिली थी। तो ऐसे कई एक एग्जाम्पल है, जब ढुल्लू समस्या में पड़ती है, प्रॉब्लम में पड़ती है, तो प्रिंस खान आगे आके धमकाते हैं। तो इसी पर आज हम लोगों ने FIR किया, जो हमें कल धमकी मिली 12:30 बजे करीब। हमको पहला मैसेज आया, उसके बाद ऑडियो कॉल आया, फिर वो फ़ोन करने लगे कुछ एक बार, तो हमने फ़ोन रिसीव नहीं किया। हमने सारा चीज़ फॉरवर्ड वरीय पुलिस अधीक्षक को कर दिया। और फिर उसने एक गोली मारने की एक वीडियो भेजी, जो भाई अगर आप नहीं फ़ोन उठाएंगे, नहीं सुनेंगे, तो मैं आपको 24 घंटे के अंदर आपको ख़त्म कर दूँगा। तो ये महज एक धमकी थी, जो आप चुपचाप घर में बैठ जाइए, हमारे नेता, हमारे प्रभु ढुल्लू महतो जी को आप परेशान मत कीजिए। तो ये जो अकूत संपत्ति, मैंने कहा, जो 40,000 करोड़ की संपत्ति इसने बना के रखा है धनबाद में, और विदेशों में भी इनकी पूंजी लगी हुई है, तो इसको बचाने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत है, तो वो प्रिंस खान की मदद लेते हैं। और ये भी प्रिंस खान को हमेशा जब उनकी ज़रूरत होती है उनको मदद करते हैं। तो हमने FIR आज लोकल थाना में कर दी है। आज प्रिंस खान के घर तोड़ने की भी कार्रवाई किया जा रहा है। मैं धनबाद पुलिस को धन्यवाद दूंगा, लेकिन भविष्य में सिर्फ घर ही नहीं, पूरी नेटवर्क को तोड़ने की ज़रूरत है। जो धनबाद में उनके संरक्षक बने हुए हैं, उस नकाबपोश लोगों को सामने लाने की ज़रूरत है, क्योंकि धनबाद इतने वर्षों से जो भुगत रहे, कई इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर्स, अच्छे घराने के लोग धनबाद छोड़ के चले गए इस व्यक्ति के लिए। तो इसके पीछे कौन है, ये लोगों को जानने का अधिकार है। तो मैं फिर से मांग करता हूँ, जो सरकार पूरी प्रकरण की NIA जांच करवाए, CBI की भी जांच करवाए। और आप लोग ये भी आज प्रेस रिपोर्ट में देखे होंगे, जो CMD जो है डिप्टी गृह मंत्री से मिले कोयला चोरी को लेके। तो BCCL भी परेशान है ये कोयला चोरी को लेके, इतने बृहद पैमाने पर जो बागमारा वगैरह से हो रहा है। तो इसलिए सबकी आज राय है, जो हमें धनबाद को अगर बचाना है तो BCCL को बचाना होगा, और BCCL को अगर बचाना है तो इन कोयला चोरी को हम लोगों को रोकना होगा। किनके ऊपर मामला दर्ज करना है सर आपको? सांसद ढुल्लू महतो और प्रिंस खान के ऊपर मामला दर्ज करवाना। सांसद ने कहा कि उन्हें भी प्रिंस खान के द्वारा धमकी दिया गया है 1 तारीख को, इससे पहले भी। कल रात तक तो वो टीवी में इंटरव्यू देते रहे, कहीं नहीं बोले। आज सडनली बैक डेट में कैसे आ गई हमें पता नहीं। देखिए, ये सारा चीज़ वो बोल रहे हैं, मैंने कहा पहले ही दिन से कह रहा हूँ, जो ये अशिक्षित आदमी का एक ये है, ये व्यक्ति जो है अपनी अशिक्षा से ही तमाम चीज़ें बोल रहे हैं। जो आज बैक डेट में मैसेज नहीं आ सकती है, सेकंड जो है ये बोलना और प्रूफ करती है, जो भाई आप प्रिंस खान से मिले हुए,
इसलिए आज दिखाना चाह रहे जो भाई हमको 1 तारीख को मिला, जबकि 1 तारीख के बाद उसने अपना वो टकला कछुआ जो है ये सारा 1 तारीख के बाद ही कहा। तो उस समय उसने नहीं कहा, उस समय हमें गालियाँ दी, प्रिंस खान को कभी नहीं गाली दी। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है जो 1 तारीख को धमकी मिला। तो ज़रूरत पड़ने से वो आज के दिन प्रिंस खान से भी कुछ मैसेज मंगा सकते हैं, ज़रूरत पड़ने से और भी उनकी नेटवर्क है, क्रिमिनल नेटवर्क, वो इंटरनेशनल स्तर के क्रिमिनल हम समझते हैं जो है, जो मतलब सांसद के रूप में यहाँ पर स्थापित। पिछले दिनों आपने प्रेस वार्ता में 2 नाम बताए थे, एक ढुलू महतो, एक और किससे और एक नाम भविष्य में हम समझते हैं जब जांच होगी तब उजागर होगी। और एक लीडर है, तो 2 लीडर है, एक भाजपा की है, एक दूसरे पार्टी की। वो भी ऑडियो वीडियो दिखा रहे थे, फोटो तस्वीर भी दिखा रहे थे, और गृह मंत्रालय को जो अमित शाह को जो लेटर दिया वो भी उन्होंने दिखाया। उन्होंने ये बताया कि दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को और धनबाद पुलिस को उन्होंने कई बार मौखिक दिया है। हम लोगों ने पूछा कि FIR आपने नहीं कराया, तो उन्होंने शिकायत बोला कि मौखिक शिकायत कराया और लिखित रूप से गृह मंत्रालय को दिया था। 1 तारीख को क्यों नहीं उसने FIR लिख के दिया? मुझे कल धमकी मिली, मैं रात 10 बजे घर पहुंचा रांची से, आज सुबह FIR कर दिया। वो भी FIR करे, सांसद FIR करेगी तो प्रिंस खान के ऊपर तो और वैल्यू बढ़ेगी। तो उनका कहना है कि वो खुद भी पीड़ित हैं, इस मामले को लेकर शिकायत पे लगातार कर रहे हैं। राज्य सरकार इस पर अनुशंसा कार्रवाई की मांग कर रही है। सिर्फ राज्य सरकार की, वो तो सांसद है, वो और ताकतवर है, उनके पास जो एजेंसियां हैं वो मतलब कुछ भी इंटरनेशनल ये जांच कर सकते हैं। राज्य सरकार तो सिर्फ राज्य में ही जांच कर सकता है। वो क्यों नहीं NIA या CBI की जांच करते हैं तमाम प्रकरण? राज्य सरकार से पहल की मांग कर रहे थे। नहीं, राज्य सरकार तो जो करना होगा करेगी, राज्य सरकार तो जो करना होगा करेगी। हम इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे। इस बार ध्यान आकर्षण के माध्यम से मैं सरजू राय जी से भी अभी बात की है, हम लोग जॉइंटली उठाएंगे इस मसले को। लेकिन केंद्र जो जांच का दायरा है, चूँकि वो दुबई में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो राज्य सरकार भी केंद्र सरकार को ही रिक्वेस्ट करेगी जो भाई इंटरपोल को आप सूचित करें, हमें मदद करें। उनका दावा है कि ये बातें उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं बताया, इवन जिलाध्यक्ष को भी, कि पैनिक नहीं हो, लोगों में एक दहशत नहीं जाए। देखिए, आपको नहीं लगता है जो ये पैनिक क्रिएट कर देते हैं, हमें टकला कछुआ कहकर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर? वो क्यों नहीं एक बार प्रिंस खान को भी पैनिक क्रिएट करवा देते हैं जो भाई तुम अगर धनबाद में कुछ करोगे तो हम तुम्हारे विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे। तो ये सब बेवकूफ़ क्यों, किसको वो बना रहा? हमें लगता है जो उसको ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उनको धनबाद की जनता ने मौका दिया है। आपके PC से 1 घंटे पहले वो PC किए थे यहाँ पर, इसी जगह पर। तो उन्होंने कहा कि अब हम सिर्फ विकास की बात करेंगे, माफियाओं को, रंगदारों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ बोलेंगे, और हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, और विकास कोई बाधक बनेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। निश्चय ये सोच यदि आगे रखती तो धनबाद का और विकास होता, लेकिन महज वो चिट्ठी लिखने से और फेसबुक पे फ़ोटो डालने से नहीं होगा। हमें लगता है जो उसको ज़मीनी स्तर पर उतारना चाहिए। वो एयरपोर्ट के लिए इलेक्शन में बोले थे जो भाई हम अगर एयरपोर्ट नहीं बना सके तो हम धनबाद में दोबारा सांसद खड़ा नहीं होंगे, तो वो बनाए। अब ये है जो राज्य सरकार ये नहीं दे रहे, ये नहीं हो रहा है, या यहाँ नहीं मदद मिल रहा है, ये सब तो देखिए, आप एक स्कूल भी बनाइएगा तो 8 से 10 साल लग जाती है, तो आप एक रोड भी बनाइएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। एलिवेटेड सड़क जो फ्लाईओवर है उसको लेकर उन्होंने कहा कि बाधा पहुंचाने की कोशिश विधायक जी के द्वारा किया जा रहा था। देखिए, मैंने कहा जो मैं कोई बाधक नहीं हूँ, फ्लाईओवर हम लोगों की भी भूमिका है, हम लोगों ने भी लड़ाई किया है फ्लाईओवर के लिए, लेकिन जिस तरीके से वो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, वहाँ एक कोयला माफिया के साथ ढुलू महतो जो मिलकर कॉन्ट्रैक्टरी कर रहे हैं, ये दोनों जो है वो जीत एशिया से ये लोग सब कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, 50% बिलो में काम लिए है,
और तो उसकी पूरी डीपीआर रिपोर्ट चाहिए हमें। वहाँ के लोगों को रोज़गार चाहिए। तमाम चीज़ों को बैठ के बात करें, एनएच के भी अधिकारी रहे, निश्चय ही इसकी ये समाधान। जो आप पर जो ये हुआ है, तो इसके लिए क्या सुरक्षा, आपको अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए क्या आपने राज्य सरकार या देखिए, राज्य सरकार को मैं लिखित दूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, डीजीपी को और होम सेक्रेटरी को हमने सूचित कर दिया फ़ोन में। मैं लिखित भी दे दूंगा 1-2 दिन में उन लोगों को। आपने वरीय पुलिस अधीक्षक को भी ये बात की जानकारी दी थी कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए इमीडिएटली सुरक्षा व्यवस्था के लिए उसने कुछ स्टेप्स लिए हैं। हम समझते हैं जो 1-2 दिन में और भी सुरक्षा व्यवस्था GTCL जो कंपनी है उसके आरोप लगा है कि वो अवैध रूप से बाहर के प्रदेश से बालू और स्टोन चिप्स मंगा रहा है। ये बालू पांड्रा बेजरा से आती है, चालान बिहार का लगता है। यहाँ आप देखिए जितना बालू की डिपो है धनबाद ज़िले में, सर डिपो है बराकर नदी के किनारे और चालान आती है बिहार से। तो जांच करे इसका। जो भाई जीत एशिया में जो बालू की सप्लाई अभी भी हो रही है, तो बिहार का चालान कैसे लग रहा है और बालू यहाँ का कहाँ से आ रहा है? इसके ऊपर तो FIR होनी चाहिए थी। अभी तक FIR क्यों नहीं किया? माइनिंग ने शो कॉज किया है, जांच में उसने पाया। माइनिंग ने शो कॉज किया, हमने वो लेटर भी पढ़ा। और देखिए पूरा इसको परमिशन नहीं मिला है अभी भी। जो बोरिंग हो रही है, नीचे कोयला है या सुरंग है, तमाम चीज़ को देख के ही हम समझते हैं जो चालू करें। सांसद ने आप पे आरोप लगाया कि कमीशन के लिए विधायक जी वहाँ अड़ंगा लगा रहे हैं। देखिए, कमीशन के लिए हमने कभी काम नहीं रोका है। आप लोग देखे होंगे जो रशियन काउंसिलेट भी उनके ऊपर वो कॉम्प्लेन किए थे वो कमीशन और रंगदारी के लिए। आपका बागबारा क्षेत्र में ढेर सारा आउटसोर्सिंग अच्छी कंपनी थी, सब ने छोड़कर एक एक करके चल गया। सबकी मशीनरी उसने रख लिया, सब कुछ। तो उसकी तो कई वीडियो ऑडियो रंगदारी का केस कंप्लेंट्स है, तो सब जानते हैं जो वो किस नेचर के आदमी है, किस तरीके से वो काम करते हैं। अगर अब विधायक सांसद को धमकी मिलने लगा, पहले भी कई जनप्रतिनिधि को मिला है, तो क्या बड़ी लड़ाई धनबाद में इस तरह की होगी? देखिए, बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अगर धनबाद को बचाना है तो इस तरीके लूट को भी रोकना होगा। तो इसके लिए एक बड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही है। हम लोग नॉन पॉलिटिकल तरीके से इस लड़ाई को लड़। एक ऑडियो आपके पास आया जिसमें आपको धमकी दी जा रही है। ऑडियो आज उन्होंने मीडिया के सामने पेश किया, उसमें भी उनको धमकी दी जा रही थी। आखिर सांसद विधायक पर ही अगर लोग इस तरह से, खासकर एक अपराधी जो है वो इस तरह से हमला करेगा, धमकी देगा, तो आम आदमी अपने आप को कैसे महफूज रख पाएगी? पुलिस की यहाँ पर जो भूमिका है उस पर सवाल क्यों नहीं उठेगा? नहीं, निश्चय ये चिंता का विषय है जो हम लोगों को भी धमकी आ रहा है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ अधिकारी के संरक्षण प्राप्त है, उनके वरदहस्त है, इसलिए वो लोग हिम्मत कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं करते। ये बड़ी लड़ाई किसके खिलाफ है? हम लोग धनबाद बचाने के लिए करेंगे। धनबाद में जो कोयला की जिस तरीके से लूट हो रही है, इससे हम समझते हैं जो बहुत जल्द BCCL बंद हो जाएगी। तो अगर BCCL बंद हुई तो धनबाद में और कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए ये लड़ाई। आपको कि बिना झारखंड सरकार की मर्जी के कोयला का लूट हो रहा है, सरकार की कोई भूमिका नहीं है? देखिए, कौन कर रहा है हम लोग इसके पीछे नहीं जा रहे, किनकी संलिप्तता है हम लोग इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे क्योंकि हमें BCCL की ज़रूरत है, हमको धनबाद को आबाद बनाने की ज़रूरत है, आगे ले जाने की ज़रूरत है। आज विधायक को धमकी मिला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तमाम तरह का मामला हो रहा है, उसका घर ढहा जा रहा है। इसका ये प्रकरण तो बहुत वर्षों से चल रहा है। यहाँ कई डॉक्टरों को मिला है, कई व्यापारियों को मिला है, आपके क्षेत्र के भी कई व्यापारियों को मिला है। उस समय विधायक कहाँ थे? मिल सकता है? नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही जब ढुल्लू और प्रिंस खान की जो एक्का बनी हुई उस पर हमने सवाल उठाया था और 48 घंटा से पहले मुझे धमकी मिली।
तो ये प्रूव करने के लिए जो ये सारे जितने घटना को अगर आप तार जोड़े तो ये पता चलता है जो ढुल्लू की प्रिंस खान के साथ बहुत ही गहरी संपर्क है, इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मैंने आपका कहना यह है कि वो जो ऑडियो या वीडियो जो सांसद दिखा रहे हैं वो फेक है या फिर वो ये प्रायोजित है? अब 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसको आप अभी प्रेस के सामने ला रहे हैं, आगे FIR कीजिए, सारे चीज़ों को दीजिए, उसके बाद हम समझते हैं जो प्रेस में आई है तो मानना बेहतर कि है। प्रायोजित है वो? प्रायोजित है, फेक है। निरसा विधायक की प्रायोरिटी क्या है? ढुल्लू से उनका विवाद या धनबाद की जनता की सुरक्षा? नहीं, धनबाद की जनता की सुरक्षा, धनबाद की जनता की सुरक्षा, धनबाद की डेवलपमेंट हमें हमारी प्रायोरिटी है और निश्चय ही मतलब हम सुरक्षित रहेंगे तभी ना हम धनबाद की जनता की विकास करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी भी करे कि वो सड़क पर उतर के आंदोलन करेगी। करे बेहतर है, हम लोग तो नॉन पॉलिटिकल बैनर पर करेंगे। धनबाद को बचाने के लिए सब लोग आगे आए। बोलिए। माइक थोड़ा हाँ, इधर हम ठीक है ठीक है ठीक है। माइक दे दीजिए। माइक बोलो वहाँ खाली रख दीजिए, हमारा दीजिए सामने, उनका सब रख दीजिए खाली सामने। दादा बताइए, प्रिंस खान का धमकी निरसा विधायक को मिला, लगातार सांसद के बीच विवाद चल रहा है, क्या कुछ? ये सांसद और विधायक को लेकर के जो चल रहा था, जो पिछले ही में सांसद फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, उनको लग रहा था कि सब पर हम हावी होंगे, लेकिन कुछ तथ्यों और मुद्दों को लेकर के जब वो बैकफुट पर आए तो मुद्दे को डाइवर्ट करके प्रिंस खान की तरफ वो ले जाने का प्रयास किए। और चूँकि अभी सबको लगे कि नहीं, ये अब विधायक की सुरक्षा और गैंगस्टर का मुद्दा बन गया है, अब पहले वाला जो ही था वो नहीं था, विकास का जहाँ सवाल था, उन सबको गौन करके मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। निरसा में फ्लाईओवर बन रहा है, वहाँ पर अरुण दा ने डिस्टर्ब किया, आपने गोविंदपुर में डिस्टर्ब नहीं किया, आपका व्यवस्था हो गया क्या? सरकार का जो गाइडलाइन है, वो केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो, सबका शिलान्यास करने का जो गाइडलाइन है, उसके तहत गोविंदपुर में सिंदरी विधानसभा में शिलान्यास हुआ। आप लोग भी, कई लोग उसमें सम्मिलित थे। निरसा में ये चीज़ नहीं हुआ, तो निरसा में क्या ये दिखाना चाहते हैं कि वहाँ के विधायक का कोई ये नहीं है, वो कौन है, हम दिखा लेंगे। यदि संवेदक को उसके लिए बोला जाता है तो सामने सांसद को नहीं आना चाहिए, संवेदक को शिलान्यास कराने का जो प्रक्रिया था वो करना चाहिए। माने उसका एक सामने सांसद का आ जाना कहीं कुछ और दर्शाता है और मामला वहीं से गड़बड़ाया। एक ट्रेन भी यदि हावड़ा से खुलती है तो उसको झंडी दिखाने के लिए धनबाद में लोग कतार में खड़े रह जाते हैं, लेकिन यहाँ योजना जब धरातल में उतर रहा है और वहाँ के विधायक को ये नहीं किया जा रहा है, तो ये गलत है और सरकार का गाइडलाइन का भी अवहेलना है। इन मुद्दे जो चल रहे हैं सांसद और विधायक के बीच में, मैंने इस पर आपका क्या आकलन? शुरुआत जो हुआ, शुरुआत तो वही है और उसमें ठेकेदार के साथ कुछ ना कुछ गहरा संबंध दर्शाता है, ताकि वो किनका गहरा संबंध? सांसद का। इसमें स्पष्ट ये है, सांसद ठेकेदार को जो शिलान्यास कराने के लिए जब भी करते हैं तो सांसद बोलते हैं नहीं, काम नहीं रुकेगा, नहीं होगा, शिलान्यास नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि कुछ बात है। तो जो विकास का जो योजना है, उस योजना को सिर्फ ये कह करके कि नहीं हम नहीं कराएंगे, लेकिन सरकार का जो नियम है उसका भी तो अनुपालन करना है। मान सम्मान तो विधायक पार्षद का होना, वो कह रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन काम में बाधक नहीं होना चाहिए। वो आरोप लगाए थे कि रंगदारी प्रक्रिया पूरा करके ना काम करेंगे, तो जबरन काम करेंगे। वो जो ठेकेदार है उनके पीछे किसी बीजेपी के केंद्रीय स्तर के बड़े नेता का हाथ बताया जा रहा है, रसूखदार नेता का। वो भी सब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। किसी का भी हाथ हो, लेकिन काम जहाँ कर रहे हैं वहाँ के जो माननीय हैं उनको सम्मान के साथ ही आपको करना है। जो गाइडलाइन है सरकार का, उस गाइडलाइन का अनुपालन करना है।
अच्छा दादा, ऐसा नहीं लग रहा है कि दो माननीय के सम्मान की लड़ाई में आम जनता पिस रही है? ये प्रिंस खान जो लगभग मर चुका था, फिर से एक बार जिंदा हो गया, फिर से वो सुर्खियों में आ गया, तो इसमें तो नुकसान जनता का है। नहीं, आपका अभी कुछ कहना कुछ हद तक सही है, लेकिन उनको लाया कौन? सम्राट जी, जैसे अभी हम जो अरूप जी का जो बयान आया, इनका संबंध एक गहरा दोस्ती वाला जो संबंध है, तो उतना दिन पहले वो नहीं आए थे जब वो कर रहे थे, जब तथ्य सामने आ गए, जो बोल रहे थे कि हम इस्तीफा दे देंगे, संन्यास ले लेंगे, उन सब चीज़ को जब रखा गया तो फिर वो अपना ही बदलने के लिए इस चीज़ को। तो वो तो चलिए विधायक जी के अनुसार अनपढ़ हैं, गंवार हैं, बुद्धि नहीं है, लेकिन अपने विधायक जी तो मतलब नहीं, 3 बार के विधायक है, 1 बार के सांसद चुने हुए हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जिस ढंग से वो कर रहे हैं वो एक पार्लियामेंट्री या संसदीय राजनीति में या कोयलांचल की भाषा की स्तर का, हाँ, राजनीति का जो स्तर है उस स्तर को निसंदेह खराब कर रहे हैं दूसरी तरह हैं। पहले ऑफेंसिव गेम खेल करके उन्होंने सोचा कि गेंद को अपने पाले में कर लूं और सिंपैथी भी मेरे ही प्रति हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से सारे तथ्यों को रखा माननीय विधायक अरूप जी ने, अब वो डिफेंसिव पर उतर गए हैं कि हमको भी धमकी मिला, अब वो दिखा रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन वो अभी मीडिया में थे, आज के पहले वो नहीं बताए कि हमको भी धमकी मिला है। कानून बनाने वाले की जमात में वो आते हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, लोकसभा में क्यों नहीं उठाया, प्रेस में क्यों नहीं बताया? लोकसभा में उठाना चाहिए था। और उनको तो बधाई गृह मंत्री देते हैं, गृह मंत्री को बोल करके एक्शन करवाना चाहिए था, डिपोर्टिंग करवाना चाहिए था, पासपोर्ट रद्द करवाना चाहिए था, यदि वो घटना सही थी तो। ये सब कदम क्यों नहीं उठाया, ये सवाल है। और वो क्या बात करेंगे, उनका चरित्र उजागर हो गया है। यहाँ की जनता भली भांति उनको जानती है, पहचानती है। वो जनता को बेवकूफ़ न समझें, यहाँ की जनता समझदार है, जनता जानती है। 4 बार अभी तक जिनको निचली न्यायालय से सजा हो चुका है, वो यहाँ करके आप डिफेंसिव गेम खेल रहे हैं। अब 4 बार न्यायालय ने सजा इसलिए दिया कि आप निरपराध थे, इसलिए सजा दिया क्या? और आपको तो ऐसे मामले में सजा हुआ है वर्दी फाड़ने और हथियार छीनने का। यदि हम सब में से कोई रहते तो उग्रवादी डिक्लेयर कर दिए गए होते अभी तक, और अगर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते तो शायद 2-4 लाख रुपए हम लोगों के सर पर इनाम होता। उन पर उनको सजा है, और 2 न्यायालय से सजा हो चुका है, निचली अदालत से, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से, हाई कोर्ट के रहमो करम पर हैं। हाई कोर्ट पर जिस दिन उनको फिर मुहर लगा दिया, तब सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। और वो ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, वो बता रहे हैं कि हम निर्दोष हैं और बाकी लोग सब अपराधी हैं। आज धनबाद, धीरे धीरे धनबाद की पहचान मिट रही है। आज सबसे अधिक पूरे जिले में अवैध उत्खनन कहाँ हो रहा है? उनके गृह क्षेत्र में, उनके पंचायत में, उनके गृह प्रखंड में, उनके घर से 50 मीटर दूरी पर रामराज मंदिर के नीचे अवैध उत्खनन हो रहा है। और आज की घटना बड़ी सुर्खियों में है। दिन दहाड़े गजली टाण में आरके माइनिंग के यहाँ से 20 ट्रक हाईवा लेके चला गया। एक बयान है क्या उनका? कांटा पहाड़ी में 3 महीने के अंदर 6 बार भूतसान हो गया। एक बयान है क्या? शुभम यादव की हत्या दिन दहाड़े घर में घुस के सोनाडी थाना के सामने हुई। एक बयान है क्या? कैसा बनाना चाहते हैं वो जिला को? कैसा बना दिया उन्होंने बाघमारा को? अभी बहियारडीह में जो महिलाएं आंदोलन कर रही थी, इधर पुलिस की गाड़ी पर हमला हो गया और सारे उन महिलाओं को नामजद FIR कर दिया गया, इसलिए कि वो दोबारा सड़कों पर ना आए, विरोध न करें। अंततः कल परसों एक महिला की दबकर मौत हुई है। एक महिला, देखा होगा आपने बहियारडीह में, जिस जगह को लोग असुरक्षित बता रही थी महिलाएं इतने दिन से, और क्यों नहीं बयान दिया, क्यों नहीं महिलाओं को सुरक्षा दिया? आज जमुनिया नदी जाके विजिट कीजिए, मैं सबको अपील करता हूँ, जमुनिया नदी जाके देख लीजिए। इनके घर से 5 किलोमीटर एयर डिस्टेंस नहीं है, जमुनिया वहाँ दम तोड़ दिया है। पहले बोटल नेक मिलेगा एक पुल से, एकदम जमुनिया इतनी चौड़ी है, बाद में जाके बोटल नेक हो गया है, और इसके बाद जमुनिया वहाँ सूख गई है। 2 किलोमीटर आगे जमुनिया का जल दामोदर नदी में मिलता है, 2 किलोमीटर पहले ही सूख गया है। बयान दिया क्या? उस दिन माननीय सरयू राय जी आए थे तो मैं साथ में गया तो देखा जमुनिया की क्या हालत है, और जमुनिया के जल के सहारे जितनी जिंदगियां हैं उसका क्या? कभी इन्होंने आवाज उठाया क्या?
कतरी नदी में जब उस दिन हम लोग गए फिर तब देखा आपने, चूंकि 11 बजे यहाँ बैठक थी प्रशासन के साथ, तब 3-4 बजे उस पुल को, आर्टिफिशियल पुल को हटाया गया, सुर्खियों में है। सारे जो पाइप लगा करके कतरी नदी को बंद कर दिया गया था, ऊपर से हाईवे गुजरता था, उसको हटाया गया है। आज भी लकड़का 6 नंबर में एक पुल यथावत है, वैसे ही पुल है जो अभी दिया गया है कि जहां ऐसा होगा नदी को अवरुद्ध किया जाएगा तो सीओ और अफसर इंचार्ज नपेंगे। सबसे अधिक कहाँ अत्याचार हुआ है, नदी पर, जल पर, जंगल पर, लोगों पर, खेत खलिहान पर। अभी सलानपुर केसरपुर धौड़ा में भूदसान हुआ था, 3 लोग मरे थे, सॉरी कांटा पहाड़ी में 3 लोग मरे थे और केसरपुर में 7 लाशें मिली थी, 7। पूरी टीम भी आई थी, शायद माननीय विधायक जी भी थे उस टीम में। तो पूरा बाघमारा की स्थिति यह है कि कोई भी खेत खलिहान व्यक्ति, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं है। एक स्कूल सोनाडी में धंस गया, एक बयान है क्या? तो किस बात की दुहाई दे रहे हैं वो, किस चीज़ का? लोगों को अब धनबाद के लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, उनकी बातों में नहीं आएगी। वो तो कहते हैं जीवन में मैंने कभी झूठ ही नहीं बोला। यही सबसे बड़ा झूठ है, उन्होंने झूठ नहीं बोला, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्या वहाँ उस समय जब कोर्ट में खड़ा हुए होंगे वर्दी फाड़ने वाला केस में, तो क्या इन्होंने कसूर गछ लिया? वहाँ तो बोला हम निर्दोष हैं, यही सबसे बड़ा झूठ है। कोर्ट ने इनको माना कि झूठ बोल रहे हैं और सजा दिया। सजा याफ्ता का क्या बात करना, ऐसे सजा याफ्ता से अब बचाना होगा धनबाद को। मैं धनबाद की जनता से आप सबके माध्यम से अपील करता हूँ कि अब वोट चरित्र पर दें, आपराधिक चरित्र पर मत दें। अब चाल चरित्र चेहरा पर वोट दें, चरित्र योग्यता शिक्षा पर वोट दें, नहीं तो इससे भी और खराब जनप्रतिनिधि आपको मिलेंगे और धनबाद का विकास कागजों में भी नहीं दिखेगा। धरातल पर तो बहुत ऊंची बात है, कागज में भी नहीं दिखेगा। आज हम लोग के यहाँ सबसे बेसी रॉ मटेरियल है, बताएं 10 साल में कोई इंडस्ट्री आया तो क्यों नहीं आया? यही कोयला हमारे दूसरे जगह जाकर रॉ मटेरियल बन जाता है, वहाँ इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है, और हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आता है? अखबारों की सुर्खियाँ में ये सब जब रहते हैं खबरें रंगदारी की, कोई इंडस्ट्री आएगा क्या? एक इंडस्ट्रीज आया था मुआयना करने, जब मैंने उनसे बात किया, संजोग से उस समय लगातार 2-3 ऐसी खबरें सुर्खियों में थी। उन्होंने साफ कहा, बॉम्बे से आए थे, उन्होंने कहा नहीं लगाऊंगा यहाँ इंडस्ट्री। 2-3 दिन का अखबार आपने नहीं देखा है क्या? मैं क्या जवाब देता? और वो सुर्खियों में थी खबरें। और एक माननीय विधायक ने तो साफ कहा कि यहाँ उसके संबंध हैं और डेली बातचीत होता है, वो अगर निकाला जाए तो 500 पेज के चेक हैं, 500 पेज के। अगर वो बात गलत था, इन्होंने एडवोकेट नोटिस क्यों नहीं दिया? इन्होंने मानहानि का केस क्यों नहीं किया? ये सवाल है। मानहानि का केस करना चाहिए था, हम पर कोई आरोप लगाएगा अब छोड़ देंगे क्या? एकदम मानहानि का केस करेंगे अगर फर्जी आरोप होगा तो। और सरकार ने इनके उस केस को विड्रॉ कर लिया था, वर्दी फाड़ने और हथियार छीनने का केस विड्रॉ किया था। मैंने खिलाफत किया तो मेरे बेटे पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाता, सब जानते हैं, जबकि मेरा बेटा रहता ही नहीं था, ऑस्ट्रेलिया में रहता था। तो जिसका ऐसा चरित्र हो कि लगे कि रविंदर पांडे टिकट ले लेंगे मेरा, तो रविंदर पांडे पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा हो जाता है, ये स्थिति है, तो क्या कहा जा सकता है? वो किस चीज़ की दुहाई दे रहे हैं? ईमानदारी की, नैतिकता की, चरित्र की क्या दुहाई देना चाहते हैं वो? इसलिए उनकी बातों जो है वो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उनका मुखौटा उतर गया है, अब पूरा जनता धनबाद की उनके मुखौटे के भीतर जो चेहरा है उसको देख लिया है। अब उस चेहरे को छुपाने के लिए अदर नाटक कर रहे हैं कि हमको भी धमकी आया। आपने लोकसभा में क्यों नहीं उठाया? ये सवाल है धनबाद जिला पूछना चाहता है, धनबाद की जनता। आप कानून निर्माता हैं, उस श्रेणी में हैं, आपकी सरकार है। अभी तक तो आपको सीबीआई जांच की, जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं होती, आपको तो दिल्ली से हिलना नहीं चाहिए था कि जब तक मैं उसका डिपोर्ट नहीं करा लूंगा, जब तक मैं उसका पासपोर्ट कैंसिल नहीं करा लूंगा, मैं दिल्ली नहीं छोड़ूंगा। ये संकल्प होना चाहिए, तब लगता है कि हमने सही प्रतिनिधि भेजा है वहाँ। साहब वहाँ परेशान है आदमी, एक एक चिकित्सक, बड़े बड़े चिकित्सक, एक बड़े चिकित्सक ने तो निर्णय ले लिया था कि मैं नहीं लौट के आऊँगा। मैंने बहुत आग्रह किया, फिर वो आए यहाँ, उनको धमकी दी जा रही थी। आप डॉक्टर समीर कुमार की बात कर रहे हैं?
करेक्ट, हम नाम नहीं बोलना चाहते थे। जो सांसद तो कह रहे कि वो राम भक्त है, वो झूठ नहीं बोल। यही तो सबसे बड़ा झूठ है कि हमने कभी झूठ नहीं बोला। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने इसलिए इस मामले को तूल नहीं दिया प्रिंस खनवाले को कि जनता पैनिक ना हो, और विधायक जी पूरा व्यवस्था को फिर से पैनिक कर दिए हैं। निश्चित रूप से जितना वो समझ रहे हैं उससे कई गुना पैनिक में जनता है। निश्चित रूप से उन्हें तो इसलिए वो अरबपति जरूर बन गए, गरीब का बेटा गरीब का भाई बोल करके, लेकिन आम आदमी आज कहाँ चला गया? तू तो कह रहे कि माफिया से लड़ाई लड़ रहे हैं। किस माफिया से? कोयला माफिया। किस माफिया से? कोयला माफिया। वो तो हमारा से एक ठोक भगाने का माफिया का क्यों नहीं काम करते हैं? वो एक माफिया को भगा के दिखा दें। कल जो घटना घटी है इससे बड़ा कोई माफिया का उदाहरण है क्या? 20 ट्रक कोयला लेकर उठ के चलते रह गया। एक बयान दिया इन्होंने क्या? तो माफिया के समर्थन में खड़े हैं कि माफिया के खिलाफ खड़े हैं, जनता देख रही है। इन्हें तो वायु श्रेणी की सुरक्षा जहाँ तक मेरे ख्याल से मिला हुआ है, तो उन्हें प्रिंस खान का जो धमकी का उस पर कितना असर पड़ेगा? असर धमकी है ही नहीं तो क्यों असर पड़ेगा? धमकी है ही नहीं। सब इन्होंने ठीक कहा, सब स्पॉन्सर्ड है, सब कुछ स्पॉन्सर्ड अपना चेहरा बचाने के लिए। जो उजागर हो गया उनका कि जब भी उनसे किसी का तीखा ये होता है तो प्रिंस खान बीच में आ जाता है। उन्होंने पार्टी को चिट्ठी लिखा था कृष्णा जी ने कि किसको कैंडिडेट होना चाहिए, किस स्तर होना चाहिए, इस बातों को इंगित किया था। कौन आ जाता है आप समझ सकते हैं। इन्होंने बाघमारा पर स्टार्ट किया अवैध खनन के खिलाफ, तो आ गया इनको। लेकिन जनता का साथ आज भी जनता के पास ज्यादा नहीं, हमको बस 1 मिनट बात। पहली बात तो इसी बात से कहें तो ये महज संयोग नहीं हो सकता है, चाहे कृष्णा अग्रवाल जी का प्रकरण हो या सरजू राय जी का प्रकरण हो, और अब अरूप जी ने उनके संबंधों को लेकर के 48 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 48 घंटों के अंदर जो है उनके ऊपर जो है धमकी आता है। तो ये महज संयोग नहीं हो सकता। अगर ये संयोग भी है, जो भी है, तो इसलिए भी संबंधों की तो पूरी जांच होनी चाहिए। तो ये संबंधों की जो है वो जांच होनी चाहिए, क्योंकि 3 प्रकरण है। दूसरी बात जो है, इसलिए भी जनप्रतिनिधियों को, भाई आप जनप्रतिनिधि हैं तो आप क्या कहते हैं? कोई एक आम आदमी के पास कोई घटना होती है, कोई दरोगा जाता है, एसपी जाता है, नेता जाते हैं, कहते हैं आप डरिए नहीं, आप प्रशासन को कंप्लेन कीजिए। आप ये कहते हैं ना, प्रशासन आपके साथ है। हम 1 मिनट के लिए गौन हो जाते हैं कि प्रतिनिधि के साथ किसने क्या कहा नहीं कहा, कोई भी घटना हो। लेकिन अगर एक प्रतिनिधि के साथ कोई धमकी देता करता है, वो अगर मौन हो जाता है, वो मुखर नहीं होता है, वो FIR दर्ज नहीं करता है, तो आप क्या दे रहे हैं संदेश? आप तो यही ना दे रहे हैं कि आपको कोई धमकी आ रहा है, डॉक्टरों को, व्यापारियों को, ये सब लोगों को तो आप सेटल कर लीजिए। इससे तो यही उदाहरण जाता है ना। और इसीलिए इस मायने में तो मैं अरूप जी को शासन देंगे कि उसके बाद इनको घटना की सूचना हुई, तुरंत इन्होंने सार्वजनिक किया और निरसा पे जो है वो थाना में जो है मुकदमा दर्ज किया। और इसीलिए सरकार से हमारी इसी बात को है, सिर्फ ये कोई खास का मामला नहीं है। धनबाद में लगातार इतने प्रकरण चल रहे हैं, तो खास हो या आम, उन तमाम लोगों को भी जिस तरह से इस तरह के माहौल में हैं, वो चाहे विधायक हों, प्रतिनिधि हों, या फिर कोई डॉक्टर हों या सामान्य नागरिक हों, अगर ये चीज़ें हैं तो ये प्रशासन की, ये सरकार की जवाबदेही है कि उनकी सुरक्षा की, उन चीज़ों पे जांच करें। तीसरी बात जो मुझे कहना है कि भाई इसको लेकर के लोग जानते हैं, उस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अरूप जी हो, कॉमरेड AK राय, गुरुदास चटर्जी हैं, उन धमकियों से, उन चीज़ों से लेकर के जहाँ शहादतों का इतिहास रहा है, जहाँ AK राय से लेकर के गुरुदास जी तमाम इन चीज़ों से न रुके हैं न झुके हैं। तो इन चीज़ों से रुकने झुकने का कोई मसला नहीं है। जो सही चीज़ है, जो सही काउज है, गलत के खिलाफ लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे पूरी चीज़ों को लेकर के। और चौथी बात, जो लोग बार बार इस मसले को, में इतनी जो इन्होंने स्थानीय लोग हैं उन्होंने तो बताया ही, फ्लाईओवर का प्रकरण या जो हो, विधायक से शिलान्यास होना चाहिए, या एक उस मामले से कोई विकास। तो भाई धनबाद लोकसभा तो इतना बड़ा लोकसभा है, एक निरसा के अलावा भी 5 विधानसभा हैं यहाँ पर। मान लिया जाए कि 1 सेकेंड के लिए कि सारे आरोप सही हैं कि अरूप चटर्जी ने निरसा के विकास को जो है एकदम बाधित कर दिया, तो 5 विधानसभा में कौन सा मॉडल और कौन सा चीज़ें चल रही है? अभी आपने सुना ही, बाघमारा का जो विकास का मॉडल है वो क्या मॉडल है, क्या यह सारी चीज़ें हैं? तो ये सारी चीज़ें लोगों के सामने स्पष्ट है।
लेकिन अंतिम बात से मैं यही कहूँगा कि ये महज संयोग नहीं हो सकते हैं, इसलिए इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। अरूप जी ने तो अपनी ओर से पहल करते हुए FIR भी किया गया, और वो आम हो चाहे खास हो, उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की करनी और कृष्णा जी कुछ बोले? बाद में तो अब आए दिन इस तरह की घटना सुनने को मिल रही है। बीच हाजी बता रहे थे कि मार्च 2024 में जब लोकसभा चुनाव का घोषणा हुआ तो ढुल्लू महतो जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया, तो मैं एक पत्र अपने पैड में बाबूलाल मरांडी जी के नाम लिखा कि वो प्रांत के अध्यक्ष थे। मैंने उसमें लिखा कि भी पार्टी विथ डिफरेंस कहे जाने वाली भाजपा में इससे भी अच्छे कई कैंडिडेट हैं, पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। मैंने किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया। पत्र लिखने के 2 घंटे के बाद ही विधायक जी का फ़ोन आ गया। उस समय विधायक थे जो अभी वर्तमान में माननीय सांसद हैं, उनका फ़ोन आ गया। फ़ोन पर उनसे काफ़ी वार्तालाप हुई जो हम मीडिया को भी शेयर किए थे। तो ठीक उसके 24 घंटे के बाद, जैसे अभी विधायक जी बता रहे थे कि आज से 48 घंटे पहले यहीं पर इन्होंने प्रेस वार्ता की जिसमें ढुल्लू महतो और प्रिंस खान के संबंधों का जिक्र किया है, और ठीक 48 घंटा के अंदर ही इनको धमकी आ गई। तो ये चीज़ 2 साल पहले हमारे साथ भी हुई। ये बताने के लिए काफ़ी है कि ढुल्लू महतो से इनका कतई संबंध है, और आज जो वो कह रहे हैं कि भाई हमको भी धमकी मिला है, ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए ये कहा जा सकता है कि प्रिंस खान से इनका एक दोस्ताना रिश्ता है। ये जो प्रकरण जो बता रहे हैं कि हमको भी धमकी मिला, जबकि वो कहीं पर भी जाके कोई FIR नहीं किए, और अभी बता रहे थे कोई प्रेस वाले भाई की वो मौखिक कंप्लेंट किए हैं, तो मौखिक कंप्लेंट कितना स्टैंड करेगा? अगर एक सांसद को एक क्रिमिनल धमकी दे तो सांसद को तो इमीडिएट इस पर एक्शन लेना चाहिए, और वो तो चूँकि सेंट्रल में है और सरकार भी उनकी है, गृह मंत्रालय से कुछ भी करा सकते थे, वैसा नहीं करा करके। और चूँकि ये तो अभी ठीक है विधायक जी को धमकी आ गई, तो हम लोग इतने बड़े रूप में सारी बातों को सामने में ला रहे हैं। प्रतिदिन डॉक्टरों को, अलग अलग व्यापारियों को धमकी आ रही है, कहाँ कोई संज्ञान ले रहा है? मैंने खुद FIR किया 2 साल पहले, FIR हुआ, केस क्लोज भी हो गया, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के पूरा किए उसको क्लोज कर दिया। तो पता नहीं इस तरह के कितने केसेस होते होंगे। आज विधायक जी भी केस किए हैं, अब तो इस पर क्या कार्रवाई होगी ये भी हम लोग को देखना है। तो कहीं ना कहीं धनबाद कलंकित हो रहा है, धनबाद के लोग भयभीत हैं, धनबाद आने वाले जितने भी व्यापारी वर्ग हैं वो खास करके भयभीत है। और मैं तो चूँकि व्यापारी वर्ग से आता हूँ, और मारवाड़ी समाज व्यवसाय में एक अच्छा खासा अपना इन्वॉल्वमेंट भी रखता है। आज कई ऐसे हमारे समाज के लोग हैं जो धनबाद छोड़ के रायपुर शिफ्ट कर गए हैं, बेंगलोर चले गए हैं, दिल्ली चले गए हैं व्यापार करने की दृष्टि से, छत्तीसगढ़ चले गए हैं। तो अगर ये नहीं रुकता है तो कहीं ना कहीं स्थिति और खराब हो सकती है। हम सबको धनबाद की चिंता करनी चाहिए कि धनबाद कैसे बचे, धनबाद कैसे सुरक्षित रहे, ये हम सब लोगों का दायित्व है। और मैं विधायक जी को साधुवाद देता हूँ कि भाई चलिए इस प्रकरण को ये मेरी तरह सामने लाए हैं, और अभी अनाउंस भी किए कि हम लोग नॉन पॉलिटिकल बैनर पे बहुत जल्दी धनबाद बचाने के लिए, जो अवैध माइनिंग यहाँ हो रही है, अवैध उत्खनन हो रहा है, कोयला चोरी हो रही है, और लगातार भूदसान की घटनाएं हो रही है। और बड़े आश्चर्य की बात है, यहाँ भूदसान हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, सारे लोग जानते हैं, सारे विधायक जानते हैं, सारे सांसद जानते हैं, सरकार जानती है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, न्यायपालिका हो, सब लोग जानते हैं। इसके बावजूद कहीं कोई कार्रवाई नहीं। एक दिन का ये न्यूज़ वैल्यू होता है, आज रात में कोई भूदसान हो, कल अखबार की सुर्खियाँ रहेगी, सारे नेता वहाँ पे जाएंगे, और 2 दिन के बाद वो चारों को विजय हाजी बता रहे थे कांडीबाड़ी में 1 महीने में 4 बार भूदसान हुआ। आज सांसद महोदय के घर के बगल में जो मंदिर उनके द्वारा निर्माण कराया गया है, रामराजी मंदिर, उसके नीचे खुदाई हुई, उसका सोशल मीडिया में हम लोगों ने वीडियो भी देखा। ये जो है सरकार इनकी है, इनके समर्थित सरकार है, तो सरकार क्या कर रही है इस विषय पर? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? कोयलांचल में ये घटना ऐसा तो इनकी है, कोयलांचल में सब कुछ चल रहा है। नहीं, ये अकेले बाघमारा मतलब विधायक या सांसद वो जब करवा रहा है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? ऐसा नहीं है कि ये सरकार के पहले भी कोई दूसरी सरकार थी, ये परंपरा जो समाज में चल रही है, बात कर रहे हैं आप, अभी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार है तो आप क्या कर रहे हैं? वो कोलियरी BCCL का है, BCCL की जिम्मेवारी बन रही है। सब कुछ तो पुलिस प्रशासन के अधीन है। जिले में और कोयला उत्खनन का काम हो रहा है, सेल कर रही है, टाटा कर रही है, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है?
वहाँ कोयला चोरी अवैध उत्खनन क्यों नहीं हो रहा है? कुछ ठीक है, आपकी पुलिस प्रशासन और आपकी सरकार क्या आपके कर रही है? पुलिस प्रशासन को मांगा जाएगा, उनका अपना फोर्स है, CISF है, क्या कर रहे हैं CISF? मांगे BCCL। तो यही तो प्रकरण है ना कि ये उस पर ये प्रकरण नहीं, मामले को ही किया जा रहा है। केंद्र का जो मजबूरी है वो पूरा छूट दिए हुए हैं। जिम्मेवारी देखिए, जिम्मेवारी दोनों को है, लेकिन कोयले के बाद जब सड़क पर वो अवैध कोयला आता है तो जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों ने जैसे इस बार विधानसभा में उठाकर स्पेशल कमेटी बनाए, क्या ढुल्लू महतो जी भी चीज़ें उठाए ना, जो भाई इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने तो कहा अब बहस में नहीं, भाषण में नहीं, वो क्वेश्चन के रूप में चीज़ों को लाए, स्टार्ट क्वेश्चन के पीछे वाला खड़ा कीजिए सब।